राधे राधे, हरिओम। मैं खुशबू सिंह, यात्रा में की फाउंडर, आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे आज भी हमारे देश के किसी किसी कोने में गुरुकुल प्रणाली को जिंदा रखने की कोशिश करी जा रही है। गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल प्रणाली का महत्व क्या है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं अपने पहले वीडियो में। अब आगे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी के सिराथू में स्थित गुरुकुल वैदिक संस्कृत महाविद्यालय में। देवाय अभिसाविदे ज्योतिरग्नि स्वाहा। राधे राधे, हरिओम। अभी हम जिनसे भी बात करने वाले हैं, जिन लोगों के साथ बात करने वाले हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान और सहयोग है और उनकी वजह से ये अभी विद्यालय प्रोसेस में है और आगे बढ़ने के, इनफैक्ट और लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि हमें गुरुकुल पद्धति को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे बढ़ाना चाहिए, क्यों बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो हम अपने स्कूल के टाइम में आर्य समाज के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई करी थी, वो आज के डेट में एग्जीक्यूशन में कैसे है, या उसके एग्जीक्यूशन से हमारा फ्यूचर कैसे बेहतर होगा, ये सब कुछ हम खुद ही सुनते हैं। तो सबसे पहले हम प्राचार्य जी से बात करते हैं। हर हर महादेव। मैं डॉक्टर शफीलाल शास्त्री, पूर्व प्राचार्य गुरुकुल महाविद्यालय सिराथू से रहा और मेरा इस गुरुकुल से संबंध ऐसा रहा कि मैं यहाँ का छात्र भी रहा और प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त भी हुआ। हमारा देश बहुत ही पवित्र है, ऋषि मुनियों का देश है। सृष्टि के आदि से लेकर के गुरुकुली परंपरा ही चलती रही, लेकिन काल के प्रवाह से बीच में आते आते वो पुरानी परंपरा खो गई थी, जिसको पुनः इस धरती पर लाने वाले जिन महामानवों का जन्म हुआ और जिन्होंने उस पुरानी परंपरा को पुनः संसार में लाके स्थापित किया, वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नामक स्थान पे हुआ। और उस समय पूरा देश अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ था, चारों तरफ पाखंड फैला हुआ था, नारियां पढ़ नहीं सकती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1873 में बॉम्बे में किया और उनकी ज्योति से अवलोकित होकर के दो महापुरुष हुए, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। एक का नाम था स्वामी श्रद्धानंद, पूर्व नाम था जिनका महात्मा मुंशी राम, और दूसरे थे गुरुदत्त विद्यार्थी। गुरुदत्त विद्यार्थी की प्रेरणा लेकर के लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई, जिसपे डीएवी कॉलेज की परंपरा चलती है। और स्वामी श्रद्धानंद से जिन्होंने प्रेरित होकर के सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया और उसके बाद अन्य गुरुकुलों का प्रादुर्भाव हुआ। उसी श्रृंखला में यहाँ के कुशारी समाज के प्रबुद्ध जनों ने इस गुरुकुल महाविद्यालय की स्थापना किया। तो हमारा पहला सवाल शिक्षा प्रणाली से ही जुड़ा हुआ है, वो है कि गुरुकुल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में पढ़ाया जा रहा है या जो एक्चुअली में एक्टिवली पढ़ाया जा रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित 1875 में आर्य समाज की जब स्थापना हुई, उसके बाद में पूरे देश में आर्य समाजों की श्रृंखला हुई। तो स्वामी दयानंद ने जिन विचारों को दिया था, उन्हीं विचारों को लेकर के आर्य समाज आगे बढ़ा और उसमें जो प्रथम शाखा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया स्वामी श्रद्धानंद ने, उसी परंपरा पर सारे देश के जितने गुरुकुल चल रहे हैं उसी पर चल रहे हैं और उन्हीं विचारों को लेकर के हमारे विद्यालय की भी स्थापना। वैसे तो देश आज़ादी के तुरंत बाद 1947 के बाद 48 में इस पाठशाला का प्रारंभ हो चुका था गुरुकुल का, लेकिन इसको जो सरकारी मान्यता मिली वो 1958 में मिली और उसके बाद से निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोनों प्रकार की शिक्षाएं देते हैं हम, जिससे बच्चे का आधुनिक जीवन भी चल सके,
जीवन भी सुचारू रूप से चल सके, उसके साथ साथ में माता पिता की आज्ञा का पालन करना, धार्मिक नैतिकता से ओतप्रोत करना भी हमारा उद्देश्य है। प्राचार्य जी, यहाँ शिक्षा का उद्देश्य क्या माना जाता है? प्राइमरीली ज्ञान, जीवन शैली या दोनों? देखिए, सबसे मूल तो ज्ञान है। ज्ञान आएगा तो उसके साथ विचार आएंगे, और जैसे विचार आएंगे उसी तरह की जीवन शैली बनेगी। यहाँ बच्चों को योग, ध्यान या सेवा, मतलब ये कैसे सिखाया जाता है? बच्चे हमारे यहाँ प्रातःकाल 4 बजे से उठ जाते हैं। सबसे पहले वो ब्रह्म चिंतन करते हैं, जिसमें वेद मंत्र की कुछ ऋचाओं का पाठ किया जाता है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। उसके बाद अपनी दिनचर्या से निवृत्त होते हैं। दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद में वो योग, व्यायाम आदि करते हैं। उसके बाद में स्नान करने के बाद यज्ञशाला में बैठ करके नित्य प्रति यज्ञ और हवन किया करते हैं। उसके बाद में हमारे विद्यालय के जलपान करने के पश्चात में विद्यालय का पाठ्यक्रम जो तय किया है सरकार ने, उसके माध्यम से पढ़ाते हैं। यहाँ गुरुकुल में जो आधुनिक विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस है, कंप्यूटर्स हैं, तो क्या ये सब भी शामिल हैं? मैं अजय श्रीवास्तव इस गुरुकुल वैदिक संस्कृत महाविद्यालय में बतौर प्रशासक के रूप में आया था। फिर मैंने इस प्रबंध समिति का चुनाव कराया। 2019 में चुनाव बराबर प्रबंध समिति यहाँ पे कार्य कर रही है। बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसको वर्तमान प्रबंध समिति काफ़ी रिनोवेट करके नए तरीके से इसको आधुनिक गुरुकुल के रूप में संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि मैं आर्य समाज का पदाधिकारी भी हूँ, प्रदेश लेवल का आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश में सहायक कोषाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ, इसलिए मेरी अब विशेष रुचि रहती है कि जो भी आर्य समाज के विद्यालय हों, शैक्षणिक संस्थान हों, उनको जितने अधिक से अधिक हो हम लोग अपनी ऊर्जा दे सके, और ऐसे गुरुकुल या संस्कृत विद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थाएं आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमारी संस्कृति शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा सके। इस गुरुकुल में मैडम आधुनिक शिक्षा में हमारा जो आगे बच्चों को शिक्षा देने का प्लान है, मॉडर्न एजुकेशन में ई रोबोटिक लैब, क्योंकि बच्चा हमारे यहाँ साइंस भी सीखता है, स्मार्ट क्लास। कालांतर में गुरुकुल में जो पढ़ते थे बच्चे, वो ज़मीन पर भी बैठ के पढ़ते थे, लेकिन हमने कोशिश की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बच्चों को सीट, फर्नीचर, यहाँ का जो भोजनालय है उसको हाईटेक बनाने का प्रयास किया है, छात्रावास हाईटेक बनाने का प्रयास किया है। शिक्षा के मामले में हमारा जो है ये उद्देश्य रहता है कि हम उनको स्मार्ट क्लास दें, डिजिटल लाइब्रेरी दें। जैसे आधुनिक शिक्षा बच्चा जो पढ़ने जाता है, जब इंग्लिश मीडियम में बच्चा जाता है पढ़ने, तो उसको लगता है ये चीज़ें होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा के लिए एआई की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा खाली एक देश नहीं जाके पढ़ेगा। हमारा बच्चा आईएएस भी बनता है, आईपीएस भी बनता है। जब तक आधुनिक शिक्षा नहीं लेगा तो विभिन्न क्षेत्रों में वो शैक्षिक विकास, बौद्धिक क्षमता नहीं आएगी। इसलिए हमारे प्रबंध समिति ने निर्णय लिया है कि आगे भविष्य में योजनाएं इनको सम्मिलित की गई है, और ये बहुत ही जल्दी मूल रूप में विद्यालय में आपको जल्दी ही दिखेगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये अन्य विषय जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्या ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है? ये हमारे राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजना रही है। कालांतर में ऐसे विषय नहीं थे, विगत करीब 5-7 सालों में अमेंडमेंट किया गया है कि बच्चा जब संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन हुआ 2002 में, तो विभिन्न कोर्सेस में जोड़े गए, जैसे यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड में। जब बच्चा 6 to इंटरमीडिएट पढ़ता है तो हमारे यहाँ मैथ भी पढ़ता है, साइंस भी पढ़ता है, ईवीएस भी पढ़ता है, सोशल साइंस भी पढ़ता है, संस्कृत भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है। बस ये कि संस्कृत के विद्यालयों में संस्कृत कंपलसरी है। जैसे सीबीएसई का बच्चा जब सीबीएसई स्कूल में जाता है पढ़ता है तो वहाँ इंग्लिश कंपलसरी है। यूपी बोर्ड में बच्चा आता है तो उसको हिंदी कंपलसरी है। उसी तरह से जब संस्कृत विद्यालय में आता है और संस्कृत शिक्षा परिषद के जो कोर्स है इंटरमीडिएट तक, उनमें ये रहता है कि संस्कृत आपकी एक अनिवार्य विषय के रूप में लिया जाना है। बाकी शेष विषय आपके संगीत भी है, गायन भी है, कंप्यूटर भी है, हर विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए आपके स्पोर्ट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा लेकिन हर विषय लेकर के वो पढ़ सकता है ऑप्शनल रूप में, लेकिन कंपलसरी जो है
वो हमारी संस्कृत विषय जरूर कंपलसरी है। हिंदी लेगा, मैथ लेगा, साइंस लेगा। तो हमारा अगला कंसर्न और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो परीक्षाएं होती हैं, मूल्यांकन होता है जो उसका, तो उसका प्रोसेस क्या है यहाँ पे, कैसे होता है? देखिए, ये जो हमारा महाविद्यालय है, कक्षा 6 से 8 तक मूल्यांकन कॉलेज में कॉलेज स्तर पर होता है। 9 to इंटरमीडिएट, चूँकि संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा ये संचालित विद्यालय है, तो माध्यमिक उत्तर प्रदेश संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसका बोर्ड लखनऊ में है, वहाँ से संचालित होती है। उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये स्वकेंद्र शिक्षा नहीं है, दूसरी जगह बच्चों के केंद्र जाते हैं और बच्चे दूसरे संस्कृत विद्यालयों में परीक्षा देते हैं, वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। इंटरमीडिएट तक ऐसी व्यवस्था है। शास्त्रीय और आचार्य में हमारे यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से संबद्ध है, इसलिए ये नॉर्म्स वहाँ के होते हैं। अगर यहाँ केंद्र बनता है, विगत 2 सालों में बन रहा है, और यहाँ बच्चे उनको स्वकेंद्र की सुविधा, इसलिए कि चूँकि वो हमारे विश्वविद्यालय के नियम में इस समय सुविधा दी गई है, इसलिए बच्चों को यहीं जो विद्यालय है वहीं परीक्षा केंद्र बनाया जाता है और बच्चे वहीं देते हैं परीक्षा। कॉपी और उसका मूल्यांकन वो विश्वविद्यालय स्तर पर एक्सपर्ट द्वारा, विषय विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। तो जैसे हमने अपने हिस्ट्री में देखा है अभी तक, या जो छवि है हमारे दिमाग में कि पहले गुरुकुल में जो है शिक्षक जो है या गुरु जो है वो साथ में ही रहा करते थे विद्यार्थियों के, तो क्या अभी भी ऐसा है? मतलब यहाँ के गुरुकुल में ऐसा ही? नहीं, हमारे गुरुकुल में देखिए, शिक्षक के साथ साथ इवन प्रबंध समिति के लोग भी रहते हैं, अल्टरनेट तरीके से रहते हैं, जो उनको शिक्षक को भी वॉच करते हैं, और यहाँ जो ब्रह्मचारी हैं बट्टुक है, उनको भी वॉच करते हैं। शिक्षक तो रहते ही, वो शाम को भी आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, रुकते भी हैं, जरूरत पड़ी तो उनको रोका जाता है, वरना प्रबंध समिति बिल्कुल एक्टिव है और शिक्षकों के साथ साथ केयर टेकर को भी नियुक्त करती है कि बच्चों को किसी भी तरह, ब्रह्मचारियों को यहाँ रुकने में, आवासीय व्यवस्था में, भोजन में, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ आने वाले बच्चों को सर सबसे पहले कौन कौन से संस्कार सिखाए जाते हैं? मैं पंडित तीव्रचंद शर्मा। यहाँ पर जब बच्चे प्रवेश लेते हैं तो जो प्रारंभिक संस्कार हैं वो घर पर होते हैं, किंतु उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार ये यहाँ पर होता है। अभी पिछले दिनों अगस्त के महीने में जो आवासीय बच्चे हैं, इनका ये संस्कार यहाँ पर हुआ था, और गुरुकुल में यही 2 संस्कार मूल रूप से होते हैं। इसके बाद शिक्षा की जो है तो प्रक्रिया चलती रहती है, और जब शिक्षा पूर्ण होती है तब समावर्तन संस्कार होता है। क्या आपके पास ऐसे छात्र हैं जिन्होंने गुरुकुल शिक्षा लेकर विशेष उपलब्धि प्राप्त की हो? हमारे विद्यालय को गौरव प्राप्त हुआ है कि हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त करके दोनों क्षेत्र में लोग गए हैं, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं भी बैठा। मैं यहाँ का विद्यार्थी रहा, यहीं अध्यापक बना और यहीं का प्राचार्य हुआ। महाविद्यालय मतलब पीजी कक्षाओं का प्रिंसिपल रहा। मेरे अलावा हमसे जो पूर्व हमारे सहयोगी थे, सहपाठी थे, उसमें जैसे ब्रजनंदन जी दरभंगा यूनिवर्सिटी के पहले कुल सचिव रहे, पश्चात वो विश्वविद्यालय में कुलपति बने। एक और हमारे सहयोगी रहे धर्मव्रत जी, जो DIS बने, लेखाधिकारी रहे, PCS करके सब गए हैं। उसके बाद में भाई स्वामीनाथ शर्मा रहे, जो प्रौढ़ जिला शिक्षा अधिकारी रहे। ये क्षेत्र तो प्रशासनिक क्षेत्रों में जाने की रही। जैसे ब्रजनंदन जी मूल रूप से IAS थे, और ये दोनों लोग धर्मव्रत जी और स्वामीनाथ जी PCS कंप्लीट करके गए थे। और आज भी प्रोफेसर दिल्ली में कई हैं, कमल मित्र शास्त्री, बल मित्र शास्त्री, विजय मित्र जी, और इस तरह के तमाम सारे लोग वहाँ प्रोफेसर हैं। और धर्माचार्य तो बहुत तमाम सारे क्षेत्रों में हैं हमारे। क्या माता पिता भी गुरुकुल जैसी जीवन शैली को अपनाने में भूमिका निभा सकते हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत उचित है। निश्चित रूप से माता पिता को गुरुकुल शैली अपनानी ही चाहिए। यद्यपि अभी तक मान लीजिए कि उन्होंने नहीं रही है, लेकिन अब से जब से समझ आवे तो उनको गुरुकुल शैली अपनाना चाहिए, आवश्यक है। अभी हमारे यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो अपने माता पिता की प्रेरणा लेकर ही जो आवासीय छात्र हैं यहाँ पर आए हैं। मेरे
बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता से बात होती रहती है, उससे मुझे यही पता चलता है कि निश्चित रूप से उनके माता पिता यहाँ की शिक्षा पद्धति से प्रभावित हैं। उन्होंने गुरुकुल शैली को अच्छे से जाना है और तब यहाँ पर उन्होंने भेजा है। और बच्चों को अच्छा बनाने के लिए जब तक हम गुरुकुल शैली को अच्छे नहीं समझ पाएंगे, बच्चों को नहीं भेजेंगे वहाँ पर। और जैसा कि आचार्य जी ने भले बताया कि गुरुकुल की स्थापना इस उद्देश्य को लेकर हुई है कि मानव जीवन कैसे सुखी और समृद्ध बने, शांतिपूर्ण बने। तो इसलिए निश्चित रूप से माता पिता को गुरुकुल शैली अपनानी चाहिए। अभी जो हम आमतौर पे एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, तो उनमें और गुरुकुल प्रणाली में क्या अंतर है? दोनों में बेसिकली देखिए, यहाँ संस्कार युक्त शिक्षा सिखाई जाती है। हम जब इंग्लिश माध्यम में बच्चा भेजते हैं तो हमारा बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाता है कि हमारे फादर कितने हैं। एक फादर कॉलेज में मिलेंगे, एक फादर घर में मिलेंगे। इस तरह के संस्कार हमारे गुरुकुल में नहीं है। बच्चा यहाँ आता है तो सबसे पहले उसको संस्कार युक्त शिक्षा सिखाई जाती है। उन विद्यालयों में केवल एक सेलेक्टेड पैटर्न है जिनको मूल रूप में सिखाने का प्रयास किया जाता है और हटाया जाता है। यहाँ पहले हमको जीवन कैसे जीना है। गुरुकुल का मतलब है कि हम संस्कार युक्त शिक्षा सीखेंगे, अनुशासित रहना है, हमें गुरुजन के साथ कैसे रहना है, हमें अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, हमें अपने अतिथि के साथ कैसा बर्ताव करना है। ये सब शायद उन विद्यालयों में नहीं, चूंकि मैं उन विद्यालयों को भी संचालित करता हूँ, इसलिए मुझसे बेहतर ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। केवल वहाँ एक उद्देश्य होता है कि हमें कितना पैसा मिले, हमें कितनी फीस, कितना पैसा रेवेन्यू जनरेट हो। गुरुकुल में रेवेन्यू जनरेट की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। गुरुकुल चूँकि खुद ही चंदे से चलता है, लोगों के सहयोग से चलता है, और जो हमारी नीतिगत शैलियाँ हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है संस्कार युक्त शिक्षा को, उसी को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। हम सभी लोग, हमारी प्रबंध समिति, हमारे सेवानिवृत्त प्राचार्य, हमारे जो आर्य समाज के लोग हैं, वो लोग अब और ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। सरकार के साथ कदम मिलाकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरुकुल में आधुनिक शिक्षा को देते हुए एक ऐसा गुरुकुल स्थापित हो कि लोग जो आज बच्चा जो नशे में लिप्त है, हर देखिए 12-15 साल का बच्चा गुटखा पान मसाला खा रहा है, नशा कर रहा है। हम पेरेंट्स, हमारे माता पिता फेसबुक में, मोबाइल में लगे हैं, बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। पहले शिक्षा यही दी जाती है कि हमको कैसे रहना, कैसे जीवन यापन करना है, किस तरह से हम समाज का नेतृत्व करेंगे, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, अपने देश का, अपने गांव का, अपने शहर का। अब इसको हम छोड़ रहे हैं। अब अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हमने जो अभी प्रत्यक्ष रूप से जो हमें प्रमाण मिले हैं, हमने देखा है, समझा है, उसके बेसिस जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम जानना चाहते हैं। क्योंकि किसी चीज को हम तभी बढ़ा सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं जब तक तो आपको क्वेश्चन के उत्तर मिलेंगे। क्योंकि कोई चीज परफेक्ट तो है नहीं, है ना। तो एक बात बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं ना कि कौन नहीं चाहता है। जैसे जब हम देखते हैं ना कि जैसे आज यज्ञ जब हो रहा था तो बच्चों को मंत्र उच्चारण करते हुए सुनना, देखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे यात्रा के दौरान भी जब यात्रियों ने विटनेस किया है डोल आश्रम में श्री यंत्र के चारों ओर बच्चों को मंत्र उच्चारण करते हुए, तो वो मतलब वो निकल नहीं पा रहे थे उसमें से 1-2 घंटे 3 घंटे। और फिर हर किसी के माइंड में आ रहा था कि हमारे बच्चे भी जो हैं एक बार को चल के यहाँ पे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी हो पाए, वो यहाँ पर उनको मिल पाता एडमिशन, वो पढ़ पाते गुरुकुल में। तो ये फैसिनेट तो हर किसी को करता है, लेकिन फिर क्या दिक्कत है कि ये उस लेवल पे पहुँच नहीं पा रहा है। कहाँ से कमी है? क्या सरकार सपोर्ट नहीं करती है? देखिए, मेरा इसमें ये कथन है कि सरकार सपोर्ट करना अब शुरू की है। कालांतर में सरकारों ने गुरुकुल जैसी संस्थाओं को तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। वर्तमान सरकार संस्कृत विद्यालयों और गुरुकुल जैसे संस्थाओं पर विशेष ध्यान देने का प्रयास शुरू किया, लेकिन किसी भी तरह की वित्तीय सहायता विद्यालय को नहीं मिलती। यदि हमारा विद्यालय अनुदानित है तो यहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं या शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, उनको वेतन दिया जाता है। किसी भी तरह का इसको डेवलपमेंट फंड के नाम पर एक पैसा नहीं मिलता है महाविद्यालय में।
अभी उनकी अलंकार योजना सरकार ने चलाई है, जो माध्यमिक में शुरू हुई है, महाविद्यालय में लागू नहीं है। यदि महाविद्यालयों में लागू होगी अलंकार योजना, जिसमें 95% राज्य सरकार पैसा देगी, 5% जो मैनेजमेंट कमेटी अपने निजी स्रोतों से या फंड से वो लगाएगी। यदि हम 1 करोड़ की डिमांड करते हैं तो 95 लाख रुपए हमें सरकार देगी और 5 लाख हम इसको डेवलपमेंट में लगाएंगे। लेकिन अभी तक महाविद्यालय को नहीं लिया गया है, जिसका नाम सरकार ने रखा है अलंकार योजना। ऐसी ही योजना माध्यमिक विद्यालयों में भी वर्तमान सरकार ने किया है। कालांतर की सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन कोई भी काम होने में टाइम लगता है। अब जब से गुरुकुल या संस्कृत विद्यालय मूल रूप में कुछ ना कुछ अब सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, माध्यमिक विद्यालय भी है, क्योंकि सरकार जो कालांतर के रहे उन्होंने शिक्षा का बहुत धरातल पर काम नहीं हुआ। सरकारों ने मुगल जैसे लोगों को बताया, हमारे पूर्वजों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगी राजकृष्ण, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद, इन लोगों का कभी पाठ उस लेवल पर नहीं बताया गया जो वास्तव में बच्चों को, आज के जनरेशन को ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं इसमें हमारी पूर्ववर्ती सरकारों का भी दोष रहा है। लेकिन जब तक हम और सरकार एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, जब तक हम लोग मिल करके इस काम को नहीं करेंगे, तब तक मूल रूप में धरातल पर शैक्षिक व्यवस्था हमारी नहीं दिखेगी। लेकिन अब हम लोगों को भी उम्मीद है कि सरकार के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो निश्चित ही 2-4 साल में एक संस्कृत या अन्य शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार जरूर मिलेगा। या कोई माँ बाप, मतलब होता है कि आपके पास एक सेट ऑफ एग्जाम्पल है कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना। तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन है कि भाई माँ बाप भेजेंगे तब तो बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे पढ़ते हुए दिखेंगे, उतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए देखें, तब तो माँ बाप अगले के भेजेंगे। ये भी आता है ना। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे? मेरा ये कहना है कि देखिए, अभी वर्तमान में जो शैक्षिक गुणवत्ता में विषय पर परिवर्तन सरकार ने किया है, इसका विशेष प्रचार और प्रसार जनमानस में नहीं किया गया है, जिसको हम लोग अपने पंपलेट के माध्यम से गांव-गांव जाकर, टाउन एरिया में जाकर के बताते हैं लोगों को कि अब संस्कृत ये विद्यालय नहीं है। जो लोगों में एक धारणा है कि खाली बच्चा मेरा संस्कृत पढ़ेगा, अब जो बच्चे आना शुरू हो रहे हैं, ये बच्चे अपने आप में एक प्रतिबिंब के रूप में समाज में दिखेंगे कि नहीं, वास्तव में बच्चा इंग्लिश भी पढ़ता है, साइंस भी पढ़ता है। जब आगे निकलेंगे, और हमारी टीम, हम कोशिश करते हैं एक एक गांव में, टाउन एरिया में जाकर के, या जो हमारे सेवानिवृत्त टीचर हैं उनको हम बताएं, उनको साथ में लें। आर्य समाज के लोग हैं, जो विद्वज्जन लोग हैं, वो जब तक इसका प्रचार प्रसार, सरकार हर काम हर गली में नहीं कर सकती है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार के पास नहीं है। वो हमको सुविधाएं बता रही है, हमको सिलेबस दे रही है, हमको अनुमति दे दिया है कि इंटरमीडिएट का बच्चा बीएससी की जगह आप बीए कर सकता है। अगर हम इसका प्रचार नहीं कर पा रहे हैं तो कमी हम में है। हम सरकार को तो इसके लिए दोषी नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं हम इसका प्रचार, सरकार से उम्मीद तो करते हैं कि प्रचार करें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी संस्था है तो हमें भी अपनी प्रबंध समिति के साथ, हम अपने शिक्षक जो हमारे नियुक्त हैं, नए शिक्षक अब आ गए, क्योंकि कालांतर में यहाँ कोई भी शिक्षक नहीं था। एक शिक्षक बताइए इतने बड़े महाविद्यालय को कैसे चलाएगा। अब तो कम से कम 9-10 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये पहल रही है, जो शिक्षक नियुक्त हो गए हैं। और जब शिक्षक रहेंगे तभी बच्चा रहेगा। एक टीचर क्या पढ़ाएगा। अब जब 10 लोग जाएंगे, एक 2-2 गांव जाएंगे, टाउन एरिया जाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि नहीं, संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, एआई भी है, कंप्यूटर भी है। उसके लिए हम लोग जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत पड़ती है, अभी तो हम लोग अपने निजी स्रोतों से कर रहे हैं। लेकिन संस्कृत शिक्षा संस्थान एक सरकार का डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें कुछ बुक्स भी दी हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम भी दिया है। लेकिन वास्तव में इतने बच्चों में एक कंप्यूटर सिस्टम तो कॉलेज का ही काम नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने अपने निजी स्रोतों से बच्चों के लिए वो सब चीज़ें धीरे धीरे व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे म्यूजिक में बच्चा रहेगा तो ढोलक भी, तबला भी, हारमोनियम भी, लाइब्रेरी भी, गेम्स के सामान भी, फुटबॉल भी, वॉलीबॉल भी, उनको जो हमारे बच्चे
अभाव से बच्चे यहाँ आते हैं, उनके लिए ड्रेस की व्यवस्था हमारी प्रबंध समिति करती है। उन बच्चों को ड्रेस भी कोई ना कोई बच्चा गोद लेता है कि जो उनके खर्च हो, कोई ना कोई प्रबंध समिति का या कोई दान दाता ऐसा है, उससे हम लोग अपनी व्यवस्था को बताते हैं कि गरीब बच्चा है, तो वो लोग भी सहयोग करते हैं। तब जा कर के ये गुरुकुल पुनः इस तरह से संचालित करने का प्रयास सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम प्रियंका द्विवेदी है। मैं गुरुकुल वैदिक संस्कृत महाविद्यालय में सहायक अध्यापक के तौर पर पिछले 2 सालों से इस महाविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। वैसे तो जैसे हम यहाँ पे शिक्षक के रूप में जुड़े हैं एज अ टीचर, क्योंकि मुझे इसलिए टीचिंग पसंद आई क्योंकि ये सिर्फ जॉब नहीं रही, बल्कि मुझे छोटे बच्चों से खुद जुड़ने का मौका मिला और जॉब के रूप में मुझे डायरेक्ट अपने प्रतिबिंब को दूसरे बच्चों में देने का मौका मिला। तो इस वजह से भी मैंने टीचिंग को चुना और ख़ासकर इस विद्यालय में रहने का 2-3 कारण रहा है। एक तो ये कि ये संस्कृत महाविद्यालय है, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है कि मॉडर्न जो स्कूल हैं उससे बेहतर यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उनके सर्वांगीण विकास पर हम लोग फोकस करते हैं। उन 8 विषयों के साथ उन्हें और भी नई चीज़ें जैसे योगा, प्राणायाम और संगीत या और भी जो स्किल बच्चों के अंदर है, हम कोशिश करते हैं कि उस स्किल को बाहर निकालें और डेवलप करें, ताकि हमारा बच्चा जब इस स्कूल से बाहर निकल के जाए तो बेरोजगार ना कहलाए। उसके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हस्तकला में वोकल फॉर लोकल, हस्तकला में निपुण बच्चा। तो हमारे यहाँ से जो भी बच्चा निकल के जाता है उसके अंदर कुछ ना कुछ स्किल ज़रूर होता है, चाहे वो गायन के क्षेत्र में होगा, धनुर्धर होगा, योगा में होगा या और भी तमाम क्षेत्र हैं जिसमें जैसे कि संगीत में या हारमोनियम बजाना, कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ से बच्चा हमारा 8 विषयों के साथ पढ़ के जब बाहर निकलेगा तो अपने आप में एक सर्वांगीण विकास लेकर के बाहर निकलेगा और समाज में उसका व्यक्तित्व अलग ही दिखाई पड़ेगा। तो ये भी एक कारण रहा कि मैं इस विद्यालय से जुड़ी रही और आगे भी निरंतर मेरा मन लगा रहता है कि मैं आगे भी निरंतर और भी समय तक इस विद्यालय में रहूं और कोशिश ये करूं कि मेरे द्वारा यहाँ पे और भी डेवलपिंग कार्य हों, कि लड़कियों के लिए मैं कोशिश करूँगी कि खासकर उनको और आगे लेके जाऊँ। और यहाँ पे एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने देखा था पहले कि मेरे जब आने के पहले, जब तक मैं यहाँ नहीं थी, उसके पहले यहाँ पे सिर्फ लड़के पढ़ते थे। मैंने लड़कियों को देखा था, वो लोग फॉर्म भरती थी और एग्ज़ाम देती थी, तो वो रेगुलर पढ़ने के लिए नहीं आती थी। पिछले 2 सालों में मेरे आने के बाद मैंने ये देखा कि यहाँ पे कैंपस में लड़कियाँ रेगुलर पढ़ने के लिए आ रही हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि ये एक अचीवमेंट है संस्कृत विद्यालय के लिए खासकर। तो ये भी एक कारण है कि मुझे यहाँ पे रोक के रखता है, जोड़ के रखता है और मुझे बहुत सारी चीज़ों को सीखने को भी मिलता है, प्लस सिखाने को भी मिलता है कि अपने आप में एक माता पिता जब अपने बच्चे को परवरिश देते हैं तो वो सिर्फ अपने बच्चे तक सीमित रहता है। हम जब किसी बच्चे को अपना स्किल सिखाते हैं तो वो एक अलग ही खुशी मिलती है कि जब हमारा बच्चा बाहर निकल के जाता है और हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा सिखाया हुआ है, हमारी शिक्षा है जो इसके अंदर से बोल रही है, तो वो एक अलग खुशी फील होती है। इसलिए भी एक विज़न रहा कि टीचिंग में आना है। बाकी नौकरियाँ तो बहुत सारी हैं, कोई भी जॉब रोल देख सकते हैं, पर ये भी एक रीज़न रहा कि हम लोग जुड़े हैं इससे और इस महाविद्यालय से जुड़े हैं। वरना स्कूल तो बहुत सारे रहते हैं, जॉब रोल भी बहुत सारे रहते हैं, पर इस कारण से भी हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि और अपने से एरिया में, क्योंकि कौशाम्बी जैसा छोटा जनपद अब तो खैर बहुत बड़ा बन रहा है, तो इस ज़िले में भी हम लोग चाह रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल आ गए हैं, उस कॉन्वेंट स्कूल के बीच में हमारा गुरुकुल ऐसा स्थापित हो और यहाँ के बच्चे ऐसे स्थापित हों कि उनके सामने कम भी ना रहें, एक कॉन्वेंट स्कूल के सामने कम भी ना रहें, प्लस उनसे अलग प्रतिभावान दिखें, कि उनसे अलग यहाँ पे जो उनको शिक्षा मिले वो शिक्षा उनको बाकी विद्यालयों से अलग दिखाए और हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है वो भी बरकरार रहे। तो बस ये हम लोग आगे का लेकर के चल रहे हैं कि आगे हम लोग इस तरह से कुछ और काम करेंगे और आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने में कुछ ऐसे प्रोग्राम कराएंगे, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम में हम लोग जोड़ेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो और भी बाहर प्रतिभाग कर सकें, जिले के या प्रदेश के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन पे प्रतिभाग कर सकें, ताकि वो ये देख पाएँ कि बाहर की दुनिया किस तरह की है या उन्हें और भी कौन से चैलेंजेस जो मिलने वाले हैं आगे, तो उसके लिए भी वो तैयार हो सकें। मैं इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जैसा कि हमने हमेशा देखा है कि अगर हम गुरुकुल की बात करते हैं तो हमारे मन में जो छवि बनती है तो वो है कि श्री राम गुरुकुल गए,
लक्ष्मण गुरुकुल गए और ऐसे तमाम महापुरुष या जो हमारी हिस्ट्री रही है, तमाम लोग गुरुकुल गए, और कोई महिला गुरुकुल गई, ये अभी तक मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो अगर हम संस्कृत महाविद्यालय की बात कर रहे हैं जो गुरुकुल पद्धति पर चल रही है, तो वहाँ अगर मेरे सामने 3 महिलाएं बैठी हैं जो यहाँ पर शिक्षक हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को हमने सामने नहीं रखा या इस पॉइंट को हमने नहीं उठाया, तो फिर क्या ही होगा। उस पे मैं कहना चाहता हूँ कि परमात्मा को जो सृष्टि बनी है वो 2 तत्वों से बनी है, एक स्त्री तत्व होता है, एक पुरुष तत्व होता है। तो परमात्मा ने जब ज्ञान दिया संसार को, तो उसमें उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। परमात्मा सबको बराबर की दृष्टि से दिया, इसलिए ज्ञान की जो परंपरा चली, विद्या की जो परंपरा चली, वो वेदों से चली। सृष्टि के आदि में सबसे पहले जब ऋग्वेद आया, तो ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र फूटा, अग्निमिड़े पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होतारम रत्नधात्मम, इस प्रथम ही मंत्र की दृष्टा जो थी वो मधुछंदा नाम की स्त्री ही थी, वो कोई पुरुष नहीं था। उसके आगे फिर आप परंपरा को पढ़ेंगे तो वहाँ गार्गी थी, लोपामुद्रा थी, घोषा थी, मैत्रेयी थी, ये सब वेद विद्या की पढ़ी हुई देवियाँ थी। उसके बाद में महाभारत के पश्चात में जब सारी विद्याओं का लोप हो गया, तो उसके पश्चात में सबसे पहले इस देश की वेदाचार्या जो हुई वो सावित्री देवी बरेली की हुई, जिनका आज भी नाम लिखा है कि विश्व में सबसे पहली आचार्य जो वेदाचार्य किया था वो सावित्री देवी ने किया था। उसके पहले ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती के महाराज के जीवन में घटना घटती है कि जब वो कर्णवास पर निवास कर रहे थे, तो वहीं रहने वाली एक जमींदारिन आई थी जो बड़ी ठकुरानी थी, वहाँ की जमींदार परिवार से, जिनकी अवस्था 80 साल थी। आप कल्पना करें, उसने कहा कि महाराज स्त्री तो गायत्री पढ़ नहीं सकता, इतना अंधकार था। तो सबसे पहले ऋषि दयानंद ने गायत्री मंत्र लिख करके अपने हाथ से हंसा देवी को दिया था और कहा आप गायत्री मंत्र पढ़िए, आपका कल्याण हो जाएगा। उसके बाद में उसी गुरुकुल परंपरा से जहाँ हमारे पुरुषों के गुरुकुल चले, वहीं स्त्रियों के गुरुकुल बने, और सबसे आने वाली इस पीढ़ी की सबसे सुयोग्य महिला जो रही वो पाणिनि की कन्या, पाणिनि कन्या महाविद्यालय आचार्या प्रज्ञा देवी जी रहीं, जिन्होंने सम्मत रूप से संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को पढ़ा और जिन्होंने साबर जैसे भाष्य लिखा जिस पर लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है, वो रहीं। और उनकी बहन मेधा जी रहीं, सब वेदाचार्यों की श्रेणी में आती हैं। उसके पश्चात आप चलिए, अभी जिनको पद्मश्री मिला है बहन सुकामा जी हैं, गुरुकुल चोटीपुरा की आचार्या हैं। तो इधर तो बड़ी एक लंबी श्रृंखला विदुषी महिलाओं की चल गई है। तो जितना आर्य समाज का योगदान पुरुषों के क्षेत्र में रहा, उतना ही योगदान नारियों के उत्थान में रहा है। और हमें खुशी होनी चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती को ये गौरव मिला है कि सबसे पहले संसार का यदि कोई विद्यालय खुला तो जालंधर में स्वामी दयानंद ने खोला था। पहली उन्होंने जो कन्या पाठशाला बनाया जालंधर में बनाया। पहला गुरुकुल जो बना वो गुरुकुल कांगड़ी बना, हरिद्वार में बना। और पहला अनाथालय जो खुला था वो भी आर्य समाज के पक्ष में जाता है। और इतनी तमाम विकृतियां समाज में थी, जैसे आप हिमाचल की तरफ चलिए तो वहाँ एक महिलाओं की मंडी लगती थी जिसका नाम ही मंडी पड़ गया है, वहाँ महिलाओं की बिक्री होती थी। तो आर्य समाज के बहुत यशस्वी संत थे जिसका नाम था महात्मा नारायण स्वामी। तो उन्होंने आंदोलन किया, तब इस प्रकार की वहाँ की कुरीतियाँ रुकी। तो महिलाओं के अंदर जो जन जागरण का काम किया वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। सुभाष चंद्र बोस के साथ में जो पहली सेनापति बनी थी नीरा कुमारी जी, वो भी आर्य समाज से दीक्षित देवी थी और वेद विद्या में बड़ी पारंगत थी। तो देवियाँ सदा आगे रही हैं और गुरुकुल की परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाती रही। जरूरी नहीं है कि जो अब तक हमने देखा, समझा, एक्सपीरियंस किया, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो अपने आप में परिपूर्ण है, मगर इस सिस्टम के बेहतर होने का स्कोप जरूर है। सोचिए इन बच्चों जैसे और कितने ही होंगे जिन्हें सांस्कृतिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा और व्यवस्था की कितनी जरूरत है। इनके जैसे और कितने बच्चे होंगे जिन्हें आपके और हमारे जैसे लोगों के सहयोग की जरूरत है।
हमारे देश का फ्यूचर तब तक स्ट्रांग नहीं होगा जब तक हम और आप मिलकर इसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं करते। तो चलिए हम सब मिलकर एक कम्युनिटी की तरह आगे बढ़ते हैं और अपने गुरुकुल पद्धति को विकसित करने के लिए सहयोग करते हैं। आप यात्रा में हो।